हेलो गाइस, जय बाबा की सबको और जय बाबा की आप सबको। आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं प्रांशु सर के साथ। अब आप पूछिए मैं सर क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इज माई सीनियर एंड युवराज भाई के भी सीनियर हैं। एंड इसी के साथ साथ प्रांशु भाई की जो जर्नी रही है वो हमें काफ़ी चीज़ें बताने वाले हैं और मैं भी पूछना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ जो प्रांशु सर का हमारे साथ बॉन्ड है वो भी आपको चलेगा पता कि एक सीनियर जूनियर रह के हमारे साथ हमें कैसे डील करते हैं। इसी के अलावा हमें कभी ऐसा फील होने नहीं देते। बाकी हम बातें प्रांशु सर के साथ करेंगे, तो शायद शुरू करें। बिल्कुल। प्रांशु सर, काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ हम्म। एंड काफ़ी अच्छा लगा आपने रिटर्न किया। हम्म। तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, काफ़ी टाइम से पूछ नहीं पाया, तो आज पॉडकास्ट में ही पूछ लेता हूँ पहला। तो बेसिकली बात ये थी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये जर्नी कब स्टार्ट करी अपनी और किस रीजन से करी थी। फॉर दिस आई वांट टू टेल कि मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आया हूँ। तो मैंने जो अपना करियर स्टार्ट करा था वो अराउंड 8 और 9 ईयर्स की उम्र में करा था। ओके। मेरे एक बड़े भाई थे, उनको देख के जब वो उन्होंने आईपीएल में उनका ब्रेक उनको मिला, तो मेरे को ये सब चीज़ें पता लगी कि एक इतना बड़ा अचीवमेंट करना किसी भी स्पोर्ट में उनको कितना लाइमलाइट देता है, कितना रिस्पेक्ट देता है इन अ सोसाइटी। हाँ जी। क्योंकि अगर आप स्टडी की तरफ जाओ, इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, लेकिन आप क्रिकेटिंग करियर को, अगर आप एक किसी स्पोर्ट्स पर्सन की अगर लाइफ को आप देखते हो, जी। तो आपको ये पता लगता है कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, और जब वो अचीव करता है तो उसके पीछे उसके कितने लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट कॉन्ग्रेचुलेटिंग पावर, दैट सेलिब्रेशन पावर, वो बहुत एक सेटिस्फाइंग चीज़ होती है। तो मैंने जब से ही सोचा था कि आई विल बी इन दिस स्पोर्टिंग करियर। हाँ जी। और वो स्पोर्टिंग करियर के साथ करते करते मेरे को पता लगा कि इफ़ आई वांट टू परस्यू द स्टडीज़, अगर मेरे को इसके अंदर अपनी स्टडीज़ भी ऐड ऑन करनी है, जी। तो फिजिकल एजुकेशन इज़ द स्ट्रीम टू डू दैट। तो मैंने पैरेलली अपना जो फिजिकल एजुकेशन था और अपना क्रिकेटिंग करियर था, दोनों चीज़ें मैंने पैरेलल वे पे दोनों लीड करी। तो इसी के साथ एक चीज़ और भी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि लगता है कि जैसे आपने मुझे बताया कि आपका क्रिकेट में भी इंटरेस्ट था, देन हम्म। आपने अपनी क्रिकेट चैंपियनशिप भी खेली होगी ऑफ कोर्स, है ना, हम्म। एंड आगे कंपटीशन भी खेले होंगे, हम्म। टूर्नामेंट भी। तो साथ साथ आपका फिजिकल एजुकेशन में कैसे फोकस पड़ा। हम्म। तो मैंने जो अपनी स्कूलिंग करी है वो कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार से करी है। ओके। उसके अंदर हमारे एक पीईटी थे। तो जब मैंने उनको देखा कि उनका जो सुबह से उनका जो डेली शेड्यूल स्टार्ट होता है, हाउ ही स्टेज एक्टिव, वो बच्चों के साथ सुबह सुबह 7 बजे के आसपास ही इतना एक्टिव हो जाते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं, उनको फिटनेस कराते हैं, उनको क्रिकेटिंग स्किल्स सिखाते हैं, और अदर स्पोर्ट्स में भी उनको इंक्लूड करते हैं। जी। तो मैंने सोचा कि जब ये और टीचर्स की तरह ये भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है उस हाँ वाले जी। हाँ फील्ड जी। में, क्योंकि उनका सिर्फ इतना अपॉर्चुनिटी उनको मिलता था कि सुबह उन्होंने बच्चों को सिखाया, और लेकिन पेरेंट्स उसको उस तरीके से नहीं देखते थे कि बाकी जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं सेम चीज वो उसको और ज्यादा कर रहे हैं। जी। टीचर्स जो उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं वो मेंटली कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली एड ऑन उसके साथ सोशली उनको पार्टिसिपेट कराना, हाँ और जी। उनको मेंटली उनको डेवलप कराना, वो तीनों पार्ट पे वर्क कर रहे थे। लेकिन उस हिसाब को उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिली। मैंने उनको लुक फॉरवर्ड करा तो मेरे को पता लगा फिजिकल एजुकेशन स्ट्रीम है, और ये सब चीज़ें मेरे को मेरे ग्रेजुएशन के बाद पता लगी। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन करा वो इंग्लिश ऑनर्स से करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके। हाँ, तो उसके अंदर भी मेरे पास मेरा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था। फिर मेरे को पता लगा कि इसके लिए मेरे को बीएससी फिजिकल एजुकेशन करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स करा। हाँ जी। उसमें मेरा फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट था। ओके। तो मैं इसको फिर बीपीएड को परस्यू कर पाया, बिकॉज मेरे वो सब्जेक्ट पहले ही मैं पढ़ चुका था। लेकिन अगर मेरे को स्पेशलाइज उसमें जाना था तो मेरे पास वो बीपीएस या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने उन सर को देखा, फिर मैंने उनसे ही वो बातें करी जी। कि सर अगर मेरे को आपकी तरह पीईटी बनना है, सो व्हाट आर द प्रोसीजर, मेरे को क्या क्या चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है। तब मेरे को पता लगा कि इस तरीके से आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं। सो हाँ दैट जी। वाज माय जर्नी। उसको नहीं पता है, मैं उसको एक बात बताना चाहूँगा। प्रांशु सर ने एक बार मुझे अपनी एक स्टोरी बताई थी। इनकी एक कमबैक स्टोरी है। तो सर, आपका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, हम्म। और तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और उससे आपने कैसे कमबैक किया दोबारा फील्ड पर। ये स्टोरी शेयर करने से पहले मैं सबसे बड़ी एक चीज़ बोलूँगा कि अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको सोसाइटी में एक कमबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो है। अगर आप वो कमबैक नहीं करोगे तो आपकी सोसाइटी कभी भी वैल्यू नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और आपको अपनी वर्थ खुद समझ नहीं आएगी। अगर आपने एक बार एक सेटबैक झेल लिया है और अगर आप उससे ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, तो ये आपका भी एक सेल्फ मोटिवेशन कम मैं कहूँगा हो सकता है। बिल्कुल। कम बैक करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, फॉर सोसाइटी। और मैं अगर ये स्टोरी शेयर करूं तो मैंने दिल्ली से अंडर 16 लेवल पे उस टाइम रिप्रेजेंट कर दिया था। तो आप स्कूल में थे? हाँ, स्कूल में था। वो मेरा विजय मर्चेंट ट्रॉफी था।
ओके। BCCI इसको ऑर्गेनाइज कराता है। हम्म। तो मैं विजय मर्चेंट ट्रॉफी के बाद पहली बार एलिजिबल हुआ था अंडर 19 क्रिकेट के लिए फ्रॉम DDCA, great. दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। उसके अंदर हमारे अंडर 19 के ट्रायल्स थे, लेकिन उससे भी पहले हमारा एक फिटनेस कैंप लगा था। फिटनेस कैंप के लिए पहुंचने के लिए उन्होंने टाइम सेट करा था दैट यू हैव टू रीच फिरोजा कोटला ग्राउंड एट दैट टाइम, नाउ इट इज अरुण जेटली स्टेडियम। तो उन्होंने बोला था कि आपको 6 सवा 6 तक यहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो हमें 6:30 बजे तक वो स्टार्ट करना था कैंप। तो एक स्पोर्ट पर्सन के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि एक तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल होता है। तो जस्ट टू मेक एन इम्प्रेशन कि मैं वहाँ पे जल्दी पहुंचूं, सबकी नज़रों में आऊँ और मैं थोड़ा एक्लेमेटाइज भी हो जाऊँ माहौल से, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाता हूँ। तो मैंने एक जगह से एक ऑटो हायर करा कि मेरे को यहाँ पे ऐसे स्टेडियम जाना अपने घर के पास से, मैंने वो हायर करा एंड आई वॉज इन दैट ऑटो। तो ऑटो वाले को मेरे को नहीं पता, मेरे से भी ज़्यादा जल्दी थी कि मैं सर को और जल्दी पहुँचा दूँ। तो उन्होंने वो इतना तेज़ चलाया कि हमने एक रेड लाइट, दिल्ली गेट की रेड लाइट है, वो जंप करने का उसने ट्राई करा। तो आपने उनको मना किया था कि आप ऐसा ना करिए? मैं उस टाइम इतना छोटा था कि जो भी चीज चल रही थी सब चीजें इतनी तेज चल रहा था। एक दिन होता है जिस दिन समय बहुत तेज चल रहा होता है बिल्कुल, और, बिल्कुल। और आपको समझ नहीं आता कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, तो आई वॉज सिटिंग ऑन द बैक सीट और वो इतने तेज ऑटो जा रहा था, तो मैंने उसको रोकने की भी कोशिश नहीं करी। मैंने कहा जल्दी पहुंच जाऊंगा, मेरे लिए बेनिफिशियल। तो दिल्ली गेट की हम रेड लाइट पे पहुंचे हैं और हम ऐसे क्रॉस कर रहे थे, तो हम दोनों ने लेफ्ट साइड पे देखा क्योंकि इट वॉज अ टर्न अराउंड। तो चौराहे पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने दोनों ने एक तरफ ऐसे देखा और वहां से कुछ नहीं आ रहा था। वहां पे पर एक बस खड़ी हुई थी। फिर जब हमने सेकेंडरी टाइम देखा, दूसरे टाइम देखा हमने सेकेंड टाइम, तो जैसे हमने दोनों ने देखा वहां से दूसरी बस उसको ओवरटेक करती हुई आ रही थी और उस बस ने उसको हिट करा ऑटो को और ऑटो फ्लिप होता हुआ दूसरी साइड गया रोड के। तो इट वॉज क्रश्ड टिल दिस लेंथ, वो इतना लेंथ में ऑटो इतना लंबा था और वो इतना रह गया पलट के। उसके अंदर से ऑटो वाला निकला, आई वॉज अनकॉन्शियस, मेरे ग्लासेस चले गए थे। क्या क्या इंजरी हुई थी आपको? इंजरी उस टाइम पे एक मेरा रिब फ्रैक्चर हो गए थे 2। ओके। हाँ, और मेरे हाथ में जो भी मस्कुलर जो इंजरीज थी वो सब हुई थी। मस्कुलर फ्रैक्चर्स भी होंगे हाँ, मल्टीपल? हाँ मल्टीपल थे। तो फिर वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे आ गया था। फिर वहाँ पे PCR कॉल हुई, मैं इतने सेंसेस में नहीं था, बट मैंने सिर्फ एक काम करा कि मैंने अपने फादर को कॉल करा एंड उनकी इतनी मतलब लिंक्स है कि उन्होंने किसी और को कॉल करा और वो वहाँ पे आए, क्योंकि ग्राउंड भी पास में था। तो वहाँ पे जो भी कोचेस थे जानने वाले, उनको भी पता लगा जब वो रास्ते से जा रहे थे कि ऐसे ऐसे एक प्लेयर का एक्सीडेंट हो गया। सो वो सब मेरे से मिलने आए उस टाइम। हॉस्पिटल में पास में LNJP था। सो Okay. उनका भी अपना जेस्चर था कि अगर उनके स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसे उसको किसी को चोट लगे तो वो उससे मिलने आए। तो दैट वाज अ बिग सपोर्ट फॉर मी उस टाइम के लिए। उस इंजरी के बाद सिर्फ 3 महीने फिर मेरे को ऐसे रेस्ट पे रखा गया। उस टाइम तक मेरे को ये रिवील नहीं हुआ था कि मेरी रिब फ्रैक्चर है, बस मैंने घर पे इतना बताया कि मेरे को पेन हो रहा है। मेरा जो एक्सरे हुआ उसमें भी डॉक्टरों ने कहा कि इट वाज नॉर्मल, बट जब मैंने सेकंड ओपिनियन लिया, दोबारा एक्सरे कराया, तो वहाँ पे हेयरलाइन फ्रैक्चर था मेरे रिब्स में। उसके बाद फिर रिकवरी प्रोसेस चालू हुआ। फिर एकदम से दिमाग में आता कि मेरा ये साल तो खराब हो गया। आप अंडर 19 दोबारा, क्योंकि कैंप लगेगा, फिटनेस कैंप लगेगा, उसके बाद फिर आपकी ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी। यस। उसमें आपका सिलेक्शन होना नहीं क्योंकि आप वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो तो वो आपको फिर मेंटली ड्रेन करना स्टार्ट कर देता है वो सिचुएशन, कि अब तो मैं अपने शरीर से भी बैठ गया हूँ, खेल में सकता नहीं, पढ़ में रहा नहीं, तो अब मैं करूँ क्या? सिर्फ पूरा दिन मेरे को अब बेड रेस्ट करना है। सो दैट वाज अ सेटबैक। उससे आपको उभरने के लिए जो आपका फैमिली, आपका कोचेस, आपका फ्रेंड्स जो उस फेज में आपका हेल्प करते हैं, दे आर द वंस जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एक बार को आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं होंगे, 1-2 फ्रेंड्स रह जाते हैं। बिल्कुल। कोचेस आपके साथ रहेंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट है आपके अंदर, आप उनसे जुड़े हुए इतने सालों से, ठीक है। लेकिन फैमिली इज द वन जो आपके साथ हमेशा वहाँ खड़ी रहेगी, आपको हमेशा पुश करती रहेगी, चाहे वो आपका प्रोफेशनल करियर हो, पर्सनल करियर हो, वो उसमें आपके हमेशा साथ खड़े रहेंगे। सो वही थे जिन्होंने मेरे को उस टाइम खड़ा करा। उसके बाद भी फिर मैं उस डिलेमे में था कि मेरे को अब ये दोबारा से स्टार्ट करना है क्रिकेटिंग करियर या नहीं, क्योंकि मेरे फादर का अपना क्लब है, इजीली मैं उसको ऑपरेट कर सकता था बिना खेले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, वो मैं आज भी करता रहता। लेकिन मेरे को सोसाइटी में ऐसा प्रूव करना था कि अगर मैं एज अ एवरेज प्लेयर उस टाइम अगर स्टेट के लिए खेल रहा हूँ, हाँ जी, तो मेरे को खुद को प्रूव करना था कि मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं दोबारा कम बैक कर सकता हूँ, मैं दोबारा आके वहाँ खड़ा हो सकता हूँ। आपके स्टडीज में भी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप फंस जाओगे बिल्कुल कि अब मैं स्टडीज तो मैं लैक कर रहा हूँ, स्टडीज में भी पीछे जा रहा हूँ, स्पोर्टिंग करियर में भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो अब मैं किधर ध्यान दूँ? उस टाइम स्पोर्ट्स पर्सन का सबसे रियल टेस्ट होता है। उस टाइम उसको ध्यान देना कि अब मेरे आगे मेरे को अब क्या रोड मैप बनाना है
किस तरीके से मेरे को अपना एक्शन प्लान बनाना है और कैसे उसको वर्क करना है। बिल्कुल सर। सो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ पे खड़े रहिए, सबसे स्ट्रांग रहिए, आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखिए कि जो अब तक मैं करके आया हूँ, जो अगर पास्ट में भी हो गया, मेरे को इंजरी हो गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सब चीज़ें पीछे छोड़ के अब आपको आगे देखना है कि अब आपके आगे कितने अपॉर्चुनिटीज़ है, बिल्कुल। उनको ग्रैब करिए आप। दैट्स इट। भैया एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि जैसे आपने मुझे बताया कि इंजरी आपकी इतनी सीवियर थी, इवन मल्टीपल फ्रैक्चर भी थे, और आपका रिब केज में भी शायद से फ्रैक्चर आया है ना उस टाइम पे। तो भैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस टाइम पे आपने चीज़ों से ओवरकम कैसे किया, बिकॉज आई फील इमोशनली भी काफ़ी बंदा इफेक्ट होता है इन चीज़ों से, और जब आपने ओवरकम किया एंड देन कम बैक किया तो कैसा रहा था सफ़र? इमोशनली मैं ये बताऊं कि एक इंसान, एक एथलीट बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाता है, जी। क्योंकि जिस चीज़ का वो, जिस शेड्यूल का, जिस रूटीन का वो यूज टू था, वो उसको फॉलो नहीं कर पाता। और हम एथलीट्स की एक गंदी आदत या अच्छी आदत ये मान लो कि हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर लेट नहीं सकते। वी हैव दैट रूटीन कि हमें हाइपर एक्टिव या एक्टिव हमें रहना पड़ता है। इट मस्ट बी ऑन फील्ड, हमारी एनर्जी वहीं चैनलाइज होती है। तो वो जब मेरे साथ नहीं हो रहा था और मैं घर से बाहर नहीं जा पा रहा था, मेरा सोशल कनेक्ट बिल्कुल छूट गया था। कई लोगों को, हमारे पास उस टाइम फोन भी ऐसे नहीं थे कि हमने किसी को व्हाट्सएप कर दिया, इंस्टाग्राम कर दिया, बिल्कुल। तो वो कनेक्ट भी नहीं था। और फैमिलीज उस टाइम आपकी सुपर केयरिंग हो जाती हैं कि आप अपना फोन साइड रखो, अपना रेस्ट करो, वो सब चीज़ें उस वाले पार्ट पे थी। जो मेरा बेसिक जो रिहैबिलिटेशन हुआ वो फिजियोथेरेपी मानो, क्योंकि मेरा जो रिब इंजरी थी उसमें आउटसाइड फैक्टर कुछ काम नहीं कर सकता था। सो मेरे को बस यहाँ पे एक कवरिंग दी गई थी ताकि मेरा जो रिब है वो अपनी पोजीशन पे रहे और वो वहाँ से ज्वाइंट होना स्टार्ट करे, क्योंकि वो हेयरलाइन फ्रैक्चर था। जो मेरी अदर मस्कुलर इंजरीज थी वो भी विद द टाइम ठीक हुई, लेकिन वो इतना ठीक नहीं हो पाई कि मैं एकदम से अपना स्पोर्टिंग साइड पे अपना स्विच कर लूँ। उसी दौरान फिर मेरा ऐसा सेटबैक आया कि जब अब मैं यहाँ से अपने, मेरे को इंजरी हो गई है, हाँ जी। अब मैं दोबारा उस पे, क्योंकि मेरे को उतना ही वर्क करना पड़ेगा दोबारा स्टैंड करने के लिए, जो मैंने इतने सालों में सीखा है, कमाया है, उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए उतना ही एफर्ट्स और उतना इनपुट लगता। और उस साल का मैं अंडर 19 नहीं खेल पा रहा। बिल्कुल। ठीक है। उस टाइम फिर मैंने वो थोड़ा सा अपने आप को संभाला। एज आई सेड की फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका, फ्रेंड्स अच्छा रोल प्ले करते हैं, कोचेस आपको मोटिवेट करते हैं। उन्होंने अपना पार्ट निभाया, फिर मैंने अपना पार्ट निभाया। एक टाइम पे मैंने अपना मन बना लिया था कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा दोबारा। इसी चीज के लिए मैंने कहा कि कमबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अपनी इज्जत दिखाने के लिए। उस टाइम मैंने वो रियलाइज करा कि जिस पीरियड में मैंने वो क्रिकेट छोड़ा, हाँ जी, मेरे को मेरे फ्रेंड से, मेरे को मेरी और जो आसपास के लोग थे सोशल सर्कल वाले, उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट करना थोड़ा कम कर दिया। क्योंकि आपका जब आप इन्वॉल्व रहते हो, क्योंकि उस टाइम मेरे अखबार में कटिंग्स आते थे, इंटरनेट पे मेरी सारी चीज़ें रहती थी, मैंने फाइल्स बनाई हुई हैं जो मेरे बचपन में कटिंग्स आती थी, अब तक आती हैं, क्योंकि अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ खेलना, कि प्रांशु शर्मा ने इतने विकेट लिए, प्रांशु शर्मा ने ऐसा करा, तो वो मैं संभाल के वो कटआउट्स रखता था न्यूज़पेपर के। मैंने, सॉरी पीछे बोल रहा हूँ, हाँ। मैंने ये भी सुना है कि जिस टाइम आप अंडर 19 में खेल रहे थे तब ऋषभ पंत जी भी थे उस टाइम पे। हाँ, ऋषभ पंत, हमारे बड़ौदा में मैचेस हुए थे उस ट्रॉफी के। हाँ जी। तो उस टाइम ऋषभ, मतलब इंटरनेट पे भी ये मतलब एक स्कोर शीट है, उसमें आया है बोल्ड, और मैंने उस मैच में एक ही विकेट लिया था, मैंने बॉल डाला था और ऋषभ पंत का उसमें स्टंप है। तो दैट वाज द ट्रॉफी इन बड़ौदा। और उसके बाद भी जब मैं कमबैक की अपनी बात कर रहा हूँ, तो जब मैंने वो कमबैक अपना स्टार्ट करा, कोचेस ने हेल्प आउट करा। जब मैंने अपने छोड़ने का सोचा था, पर मैंने देखा कि मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, लोग अब मेरे को उस तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि जब आपका अखबार में नाम आता है, इंटरनेट में आपकी बात होती है, तो लोग आपकी उतनी वैल्यू करते हैं। लेकिन जब वो आना बंद हो गया तो लोग भी फिर नॉर्मल हो गए, मेरे को भी ऐसे लेने लग गए, हाँ नॉर्मल है। लेकिन जब आप फिर दोबारा मेहनत चालू करते हो, आप देखते हो सामने वाला इंसान जो मेहनत नहीं करता वो आपकी तरफ देखता है, वो कहता है हाँ इसमें कुछ बात है। बिल्कुल। तो वो जब आप मेहनत करोगे, दोबारा से आपका नाम आएगा, वो रिस्पेक्ट दोबारा से आएगी। जो लोग आपको भैया बोलते थे वो भाई पे और सीधा नाम पे आ जाते हैं, वो प्रांशु भैया से प्रांशु भाई और प्रांशु आ जाते हैं, वो तब आपको यहाँ हर्ट करता है। तब आप फिर मेहनत करते हो कि इसने अगर मेरे को ऐसा बोला, अब मेरे को वो प्रूव नहीं करना कि मेरे को उसके सामने इज्जत बनानी है, ये मेरे अपनी इज्जत की बात है कि मेरे को अपना नाम दोबारा खड़ा करना है। वो फिर आप मेहनत करोगे उसके लिए, अपने आप की लिमिट पुश करोगे आप। फिर मैंने वो करी, मेरा एडमिशन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो मेरा स्पोर्ट्स ट्रायल के थ्रू हुआ, मेरे को इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन मिला उससे। तो स्पोर्ट्स वाज द थिंग जिसने मेरे लाइफ में एक एसेंशियल पार्ट प्ले करा। मतलब ये लॉन्ग टर्म चलता ही रहा आपके लिए? लॉन्ग टर्म क्रिकेट मेरे साथ एसोसिएटेड रहा, उसने मेरी हर जगह हेल्प करी। ठीक है। अब अगर मैं जहाँ स्कूल में भी लगा हूँ, वो मेरे क्रिकेट करियर की वजह से, क्योंकि मैंने इतनी ट्रॉफीज रिप्रेजेंट करी है।
मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया स्पोर्ट्स कोटा से, इंग्लिश ऑनर्स करा मैंने। उसके बाद मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करा और साथ में फिर मैंने कूच बिहार अंडर-19 डीडीसीए से रिप्रेजेंट करा, Okay. जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ऋषभ पंत वाज इन द टीम, हिम्मत सिंह वेरी रिनाउंड प्लेयर वर इन द टीम्स। तो ऐसे मेरा कमबैक हुआ। और अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मैंने क्या क्या अचीव करा है, तो मेरे नाम पे काफ़ी ट्रॉफीज हैं, काफ़ी ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो एलीट प्रोग्राम है जो बीसीसीआई चलाता है। तो मेरे को वो लुक बैक करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होता है कि मेरी जो जर्नी रही है वो ऊपर नीचे, एंड दैट्स हाउ लाइफ गोस, ऊपर नीचे चलती रहती है, तो आपको रियलाइज बिल्कुल। होता है कि हाँ कुछ चल रहा है। क्योंकि मैंने आपकी बात सुनी, मुझे एक चीज़ बहुत याद आई है, एक मूवी की बहुत प्यारी लाइन है, तो मैं बोलना चाहूँगा ज़रूर कि जैसे आपने कमबैक किया और चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़े बिना डर के, हम्म, तो बात यही है कि मांगी हुई चीज़ लौटानी पड़ती है, हम्म, पर आपने वो चीज़ कमाई, हम्म, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। हम्म। कमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज्जत कभी भी आपको कोई ऐसे ही नहीं दे देगा, बिल्कुल। इज्जत कमानी पड़ती है आपको। फैक्ट गाइस, सुन लो सब। तो सर एक क्वेश्चन और, अभी इंडिया के इतने अच्छे स्कूल्स में से एक स्कूल में आप एज अ फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी हायर हुए हो, बहुत मतलब गर्व की बात है हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए। और ये क्वेश्चन था कि कितने एथलीट्स होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है बच्चों को पढ़ाने का, कोचिंग देने का, बट अपने इंटरव्यू को वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आप कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं जिससे मतलब एक इंसान को या एक एप्लीकेंट को अपने रिज्यूमे में जो मेंशन करना चाहिए और अपने इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे वो एक अच्छे स्कूल्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में हायर हो सके। फॉर दिस मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हम अपनी फिजिकल एजुकेशन की डिग्रीज करते हैं, दैट इज बीएससी बीपीएस ऑन द फाउंडेशनल लेवल, उसके बाद हमारी बीपीएड और एमपीएड डिग्रीज हम सब कर रहे हैं जी। रेगुलर, हम जा रहे हैं हमारे पास सेम सब्जेक्ट से पढ़ने के लिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, काइनेशियोलॉजी हमारे पास सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए और सब सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं। यस। इट्स जस्ट कि कौन वे आउट जाके जनरल नॉलेज इकट्ठा कर रहा है, कौन लेटेस्ट अपडेट्स इकट्ठा कर रहा है, इट्स ऑल अबाउट दैट। लेकिन इफ इट कम्स टू द इंटरव्यू पार्ट, इंटरव्यू के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये जॉब लेने से पहले मैं 7-8 इंटरव्यूज में रिजेक्ट नहीं कहूँगा, एज इन शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुआ। ओह। हाँ, इसका कारण ये है कि आप जब कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, आपको वो सप्लाई और डिमांड वाला जो हर जगह हम अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपको वो अप्लाई करना होगा। स्कूल, अगर स्कूल का बजट वो नहीं है कि अगर वो उस एप्लीकेंट को हायर कर पाए, और वहाँ पे आप अपना दे रहे हो जो बजट कि मैं सर इतना डिमांड करता हूँ, ठीक है, और वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, उस वे में भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। कोई स्कूल बहुत रिनाउंड है, उसको चाहिए पर्टिकुलर एक इंसान के अंदर वो क्वालिटीज, और आप वो मैच नहीं कर रहे हो, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सो देयर आर दीज क्वालिटीज जहाँ पे वो बैरियर आता है। मेरे साथ जो बैरियर आया वो ये आया कि एक तो मैं फ्रेशर, ठीक है, यस। मास्टर्स के बाद आप जब भी कहीं जाओगे या बैचलर्स डिग्री के बाद कहीं जाओगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन के बाद यही पूछी जाती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस में ये कहना चाहूँगा, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी डायरेक्टर जब ये क्वेश्चन पूछता है तो उसको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम रेगुलर डिग्रीज करके जा रहे हैं, हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, हम स्टाइपेंड बेसिस पे कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमारा, जब आप हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो हमारा एक्सपीरियंस हमेशा जीरो ही रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने अपने क्रिकेट क्लब से, मैं एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल ओलंपिक्स भारत में था, उसका मैं यूथ लीडर था, वो मैंने बताया। उसके साथ साथ जितने भी मैंने वर्कशॉप्स करे, मैंने जितना रिसर्च वर्क करा, वो मैंने सब ऐड ऑन करके अपने एक्सपीरियंस में उनको डिटेल्ड बताया। लेकिन एक क्वेश्चन वो पूछते हैं, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, और वहाँ पे हर एप्लीकेंट का आंसर होता है जीरो। ठीक है, उस चीज़ से आपको उभरने के लिए, या आपको जो भी आपने आज तक करा वो एक्सपीरियंस बताना होगा। दो चीज़ जो हमें अपने पर्सनैलिटी के अंदर डालनी चाहिए, फर्स्ट इज योर सॉफ्ट स्किल्स, सेकेंड इज योर कंप्यूटर स्किल्स। ये दोनों चीज़ों में अगर आपकी एफिशिएंसी है, आपको जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपको देखते ही पहचान जाएगा। और हर डायरेक्टर और हर प्रिंसिपल ये चाहता है कि हमारे स्कूल में कोई ऐसा इंडिविजुअल लगे जो बच्चों की पर्सनैलिटी में एनहेंसमेंट ला सके। जी बिल्कुल। ठीक है, थ्रू स्पोर्ट्स या फिर जनरली अगर मेरे साथ आप बात कर रहे हैं तो मेरे से आप कुछ सीख के जाएं। ये एक टीचर का भी वैल्यू अपने पार्ट पे है। तो स्कूल डायरेक्टर और स्कूल प्रिंसिपल सिर्फ यही सर्च आउट करता है कि अगर कोई कैंडिडेट वॉक इन कर रहा है, हाउ इज ही टॉकिंग, वो बात कैसे कर रहा है, वो बैठ कैसे रहा है, क्या ये हमारी स्कूलिंग फ्रेटर्निटी में फिट इन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एड ऑन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हमारे बच्चों को डेवलप करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। उसके बाद आज के एड ऑन क्या है कि हमारे कंप्यूटरिंग, जो हमारा कंप्यूटर स्किल्स है,
क्या हमें वो आती है? Very crucial. वेरी क्रूशियल। हम अगर एक टीम भी बना रहे हैं, हमें जनरल टीम भी बनानी है, आज मैं बच्चों को कह दूंगा कल तू आ जाइयो, कल तू आ जाइयो, कल तू आ जाइयो, दैट्स नॉट अ टीम इज मेड नाउ। आपको पर्टिकुलरली एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, उसके आगे उसका नाम, उसकी क्लास, उसके फोन डिटेल्स, उसका मेल आईडी, सब चीजें आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसकी स्पेशलाइजेशन, इफ इज अ बैटर और अ बॉलर इन फुटबॉल की वो डिफेंड करता है या फिर स्ट्राइकर। सो ये जब सब चीजें जब आपके अंदर ऐड ऑन होने लगती है, जब आपके अंदर वो सीखने की एक ऐसे किक आती है कि मेरे को ये सीखना और इसी वजह से मैं आगे जा पाऊंगा, स्टैंड आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहले कहा था, डिग्री हम सबके पास है जी। उसके अलावा हम क्या दे पा रहे हैं उस डायरेक्टर को, उस प्रिंसिपल को, कि वो हमें सेलेक्ट करे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 स्कूल्स में रिजेक्ट होने के बाद मेरे को एक चीज समझ आई, मेरे को हमेशा हर स्कूल में, 7 स्कूल में ये पता होता था कि आई एम गोइंग इनटू द फाइनल राउंड। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, ये मेरा माइंडसेट था, ठीक है, कि मैं हमेशा फाइनल राउंड में तो पहुंचूंगा। कभी सैलरी ऑब्लिगेशन आ जाती थी, कहीं पे रिलोकेशन का मैटर आता था, इसके अलावा ना मेरे पोटेंशियल में कोई कमी थी, ना मेरी डिग्री में। ये सब चीजें माइंडसेट के ऊपर। बिल्कुल सर। हमें वो माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी डिजर्व द बेस्ट एंड वी विल गेट द बेस्ट। अगर आप वो अपने दिमाग में रखते हो, वो आप मैनिपुलेट करते रहते हो टाइम बाय टाइम, अगर आप नीचे भी जाते हो लाइफ में, आपको खुद को पुश करना है, कोई और नहीं आएगा आपको सपोर्ट। वो तो है, खुद को सपोर्ट करना है। और एक मैं मानता हूँ कि आपको इमेजिन अपने आप को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो उससे ज्यादा अपने आप को बोलो कि हाँ मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ, एंड इवेंचुअली यू विल गेट देयर। यस। दैट्स द मोटो। तो प्रांशु सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि एक आपको क्या लगता है कि जैसे आपने जब जॉब स्टार्ट करी तो कुछ आपने अपने रोड में बनाया होगा, है ना, इसी के साथ साथ कुछ बैरियर्स भी रहे होंगे लाइफ के अंदर आपके, और जो आपने सोचा था कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की जॉब ऐसी होती है, क्या वो उसी लेवल पे थी या फिर कुछ चेंजेस थे उसके अंदर? तो मैं इसके लिए एक पूरा प्रोसेस बताना चाहूंगा। बिल्कुल। डिग्री खत्म होने के बाद जो आपका पैनिक स्टार्ट होता है वो बहुत अनरियल होता है। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है आपकी डिग्री होगी, एक एक हाथ में आपको डिग्री मिलेगी एक दिन, और दूसरे हाथ में आपको ऐसा जॉब लेटर, ऑफर लेटर मिलेगा। वो जो मेरा माइंडसेट था वो ऐसे कोलैप्स हुआ कि उसने मेरा ही माइंडसेट खराब कर दिया। क्योंकि जब आपके कलीग्स की जॉब लगनी स्टार्ट होती है हाँ जी। तो आपके ऊपर वो कांस्टेंट प्रेशर फिर डेवलप होने लगता है, मैं बिल्कुल। कब मैं कब। और जो आपने वो परसेप्शन बनाया होता है कि आई वॉज द बेस्ट और आई एम द बेस्ट, वो कहाँ गया? क्योंकि बाकी तो सब जॉब ले गए, आपकी कहाँ गई जॉब? आपको 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए जॉब हंट करते हो, आपको जॉब ही नहीं मिली। तो एक तो ये है कि मार्केट में जॉब्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। आप फिजिकल एजुकेशन स्ट्रीम में हैं, आपको इसके साथ अलाइड आपकी जो स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर लुकआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका क्या है, बीपीएड एमपीएड आपने करा, या तो आप पीजीटी बनोगे या आप टीजीटी बनोगे, ये आपकी लाइफ रह जाएगी। बीपीएड कर लिया तो टीजीटी, एमपीएड कर लिया तो पीजीटी, अब आप उसकी जॉब्स ढूंढते रहोगे, ये बहुत लिमिटेड हो जाएगा। इसके साथ हमें अलाइड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइंसेस बहुत डेवलपिंग स्पेस है, उसमें भी हमें लुकआउट करना चाहिए। और जब जॉब हंट की बारी आई तो देयर वर 2 स्पेसिफिक डेज फॉर मी, संडे और वेडनेसडेज। वही 2 दिन होते थे जिस दिन अखबार के अंदर क्लासिफाइड्स आते थे। संडे के दिन मैं पेन लेके बैठता था, अच्छा यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, उनको मेल डालना। एटलीस्ट मैंने 150 मेल डाले होंगे 150 स्कूलों को पर्सनली, खुद जाके मैंने अपने सीवीज, आपको स्कूल के अंदर घुसने भी नहीं देते, आपको पता है, जी। गार्ड को आपको सीवी दे के आना होता है, वो सीवी रखेगा और जहाँ पे पहले बंडल बना हुआ है एक और सीवी उसके ऊपर एक ऐड ऑन हो जाता है। वो अब अंदर तक पहुंचता नहीं पहुंचता वो मेरे को पता नहीं है, बिल्कुल। बट वो एक ऐड ऑन हो जाता है। तो जॉब हंट वाज वेरी ड्रामेटिक और ड्रास्टिक फेज ऑफ अ लाइफ, कि जिसके अंदर आप खुद बहुत परेशान हो जाते हो कि कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। उसको मिलने के बाद जो आपको खुशी होगी ना कि आपने जो अचीव करा है, फर्स्ट डे व्हेन आई गॉट माय जॉब ऑफर लेटर, आई वाज वेरी हैप्पी। मेरे घर वाले उससे ज़्यादा खुश। लेकिन वो जॉब मैंने 4 दिन बाद छोड़ दी थी, क्योंकि गुड़गांव जाना और आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। फिर मैंने दोबारा वो प्रोसेस चालू करा, संडे वेडनेसडे वाला, संडे वेडनेसडे वाला। फिर मेरे को फ्रॉम गॉड्स ग्रेस, मेरे फैमिली की ब्लेसिंग, मेरे टीचर्स की ब्लेसिंग्स, उसकी वजह से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ एक मेरे को अच्छा ब्रेक मिला है और इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। और जो चैलेंजेस फेस करने की बात होती है वो ये है कि आप किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाओगे, आपको वहाँ के तौर तरीका, क्या वहाँ पे सिस्टम है, उसको आपको समझने में ही आपको 1-1.5 हफ्ता कब निकलेगा आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि आपने आज से पहले जॉब करी नहीं,
और अगर आपने करी भी है तो आप एक ऐसे नए सेटअप में जा रहे हो जहाँ का आपको कुछ पता ही नहीं है। ये होता है कि आपके जो वहाँ पे सीनियर्स होते हैं, आपके जो एचओडी होते हैं, मेंटोर्स होता है, इफ दे आर गुड तो आपके बहुत ही ऐसे स्मूथली दिन चलेंगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी, आप और जल्दी ग्रास्प करना चाहोगे। लेकिन हाँ जी। अगर वहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं है, फिर आपको लगेगा कि यार मैं यहाँ क्यों आया। बट अगर आप वहाँ चले गए हो, उसको यूज टू करो, चैलेंजेस लेना सीखो कि अच्छा अगर मेरे से ये नहीं हो रहा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, लेकिन मैं सीखूंगा उसको। अगर आप उस चीज़ से गिव अप कर जाओगे कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा ये काम, तो आप वो कभी नहीं सीख पाओगे। वो आपका अपना पर्सनल भी एड ऑन नहीं होगा कुछ। अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो आपको वो माइंडसेट रखना पड़ेगा कि अच्छा अगर मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मैं इसको सीखूंगा और कल करूँगा। इट्स बेटर टू बी फेल्ड देन गिविंग अप। आप चीज़ें कर करके फेल होते रहो, जी। लेकिन आपकी एक लर्निंग एक्सपीरियंस जुड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको गिव अप ही कर दो कि मेरे से हो ही नहीं रहा, तो कुछ ऐड ऑन नहीं है, आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। फिर तो आप जीरो पे थे, जीरो पे रहोगे, लेकिन आप फेल होके वो वन पे चले जाओगे, वन स्टेप पे, कि आपने कुछ नया सीखा है। गाइडेड डिस्कवरी, हमारे मेंटोर है डॉक्टर अजीत सर, वो हमेशा बोलते हैं। उन्होंने हमेशा बोला है कि अपने आप चीज़ें डिस्कवर करो, गाइडेड डिस्कवरी। मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे उंगली पकड़ाऊंगा, चीज़ें सीखो, करो, गलत सलत करो, कुछ तो आएगा सीखना, सीखो और क्योंकि करो। एक एथलीट भी हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, तो वहीं जॉब का भी आपको डिसिप्लिन में ही काम करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। जो बहुत- आपने सेटबैक्स बना रखे हैं वैसे ही चलेगा। बहुत चैलेंजेस होते हैं। फर्स्टली इनिशियली आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि कौन सी क्लासेस का क्या यूनिट प्लान चल रहा है, कौन से स्पोर्ट्स उनको सिखाने हैं। आपको खुद भी ड्रिल्स मेड आउट करने पड़ेंगे। अब आप जा रहे हो, आपके पास है ये 5th क्लास, आपने आज उसको एक ड्रिल करा दी, आपने जी। उनको वापस भेज दिया। वो कल आए, आपने फिर एक ड्रिल करा दी, वो वापस चले गए। तीसरे दिन उनका ये परसेप्शन होगा कि सर को तो कुछ आता ही नहीं, एक ही ड्रिल के लिए बुलाते हैं, 1 घंटा करवाते हैं और भेज देते हैं। तो उनसे वो इंटरेक्शन बनाना, उनको वो दिखाना कि उनको वो इंजॉय करते करते कैसे नई चीज सीख गए, कैसे उनका फिजिकल एड ऑन हो गया, कैसे वो फिजिकल एक्टिविटी कर गए। हमें उनके एज ग्रुप के हिसाब से बहुत ड्रिल्स डिजाइन करनी पड़ती है, आपको सारे इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। तो अगर आप उन चीजों को यूज करना सीखोगे, वो एडवांसमेंट अपने अंदर लेके आओगे, ऑटोमेटिकली आप और फिजिकल एजुकेशन टीचर से स्टैंड आउट करोगे। वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भैया एक चीज़ आपके अंदर ये भी देखी है, सॉरी सर ऑफ कोर्स। हम्म, तो एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं खुद से। आप में स्टार्टिंग से बहुत डिसिप्लिन रहा है, हम्म, चाहे आपने मार्च पास करवाई हो, इवन असेंबली करवाई हो हमारे साथ, तो आपके लिए कोर्ट है। मैंने माइक टायसन जी का बहुत पहले सुना था। सो हमेशा आप डिसिप्लिन में रहते हो, चाहे क्लास हो, मार्च पास हो, इवन असेंबली हो। सो कोर्ट वो है कि डिसिप्लिन इज वट यू हेट टू डू, डिसिप्लिन इज लाइक वट यू हेट टू डू, बट स्टिल यू आर डूइंग लाइक दैट यू लव इट। ऑब्वियसली। तो आपको देख के मुझे यही चीज़ याद आई। तो ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा टाइम निकला आपके साथ, एंड आई विल ट्राई कि आप दोबारा जब आएंगे तो हम आपके साथ अगेन कोई पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल, फॉर श्योर। एंड थैंक यू अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए। हम्म, एंड ऑफ कोर्स आप हमारे सीनियर हैं, तो दिल से आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो शुरुआत से रखी है तुमने और उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू भैया। बाकी आपसे आपसे अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, एंड आप भी ट्राई करना हमारे पॉडकास्ट देखें और हमें बिल्कुल, बताएं। मैं देखता हूँ फील्ड फ्लिक्स, मैंने सब्सक्राइब भी करा हुआ है। कोई लाइन हमारे मतलब और सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए कुछ एक लास्ट कोई आपका वर्डिक्ट जो उनको मोटिवेट करे आगे उनके लिए बेटरमेंट के लिए। दैट फेलिंग इज एन ऑप्शन। लोग कहते हैं फेलिंग इज नेवर एन ऑप्शन, बट इट इज अ ऑप्शन। क्योंकि आप फेल होगे तो आप कुछ सीखोगे। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप उस चीज को ट्राई नहीं करोगे और आपके मन में यही बना रहेगा कि मैं फेल हो गया, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो आप ऑटोमेटिकली आप फेल हो चुके हैं। Exactly. लेकिन अगर आप वो फेल करने से नहीं डरेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख के और आगे बढ़ते रहेंगे। जस्ट ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, राइट? हाँ, एंड ऑलवेज एम फॉर द हाईएस्ट पॉइंट। मेरे फादर भी यही चीज कहते हैं कि अगर आप तुम टॉप पे अगर जाके कहीं पे हिट करोगे, वहां का तुम टारगेट करोगे, तो बीच में कहीं ना कहीं तो फंसोगे। बिल्कुल। अब अगर तुम एम ही अपना इतना लो रखोगे कि मेरे को तो बस ये बन के रह जाना है, जी। तो तुम वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। उन्होंने हमेशा बोला यूपीएससी का ट्राई करो, एसएससी ट्राई करो, तो तुम कहीं बीच में फंसोगे। लेकिन मैं उस फील्ड में नहीं जा पाया, तो मैं इस फील्ड में थोड़ा एक्सेल करने का सोच रहा हूँ। और आप सबकी ब्लेसिंग्स, आपके सबके नेचर के थ्रू ये सब हो जाए, हम सब एक ही फील्ड में एक्सेल करें, Yes, sir. इसकी मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके। आप आए, हमें अच्छा लगा सीरियसली। ओके, सो बाकी थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए। एंड इसी के साथ जय बाबा की सबको। अब आपसे मिलते हैं फील्ड फिक्स के नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।